Good morning, BSc B.Ed second year and BSc second year मेडिकल नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 9 में, नौवें पीरियड में, नौवें लेक्चर में। आज हम एक न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है थर्मोडायनेमिक फंक्शन। क्या नाम है इसका? थर्मोडायनेमिक फंक्शन यानी ऊष्मागतिकी फलन। इस पे एक क्वेश्चन कंफर्म आता होता है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 7 में हमने क्या पढ़ा था? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। उत्क्रमणीय और अनउत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में हमने पढ़ा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों वो। उससे एक क्वेश्चन कंफर्म आता है बच्चों। उस पर डेरिवेशन भी है, वो डेरिवेशन बाद में आएंगे जब आगे। ये यूनिट बहुत बड़ी यूनिट है, पहले बोल रहा हूँ। ये यूनिट अगर आपकी कवर हो गई ना ढंग से, तो आपको बीएससी फाइनल में और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर वालों को बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में ही थर्मोडायनेमिक सेकंड ईजिली समझ में आएगी। थर्मोडायनेमिक सेकंड बीएससी वाले बच्चों के लिए बीएससी फाइनल में है। बीएससी बीएड वाले बच्चों में, जो बच्चे बीएससी बीएड सेकंड ईयर में है, उनके इसी साल सिलेबस में है। तो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप एनीवन आने वाले टाइम में जब आईआईटी जैम का एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ भी ये टॉपिक बहुत काम आते हैं। इसलिए मैं ये वाली यूनिट बड़ी आराम से करवा रहा हूँ। इसके बाद अपने एक नई यूनिट भी स्टार्ट करेंगे। वो पहले ये वाली यूनिट ख़त्म होगी। यूनिट बहुत बड़ी यूनिट है बच्चों। ओके, तो पहले इसको को अपने कवर करना है और साथ के साथ एक नई यूनिट भी स्टार्ट करेंगे। इसके चलते चलते वो मैं बाद में बताऊंगा उसकी प्लानिंग क्या है। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अब नए टॉपिक का नाम क्या है? थर्मोडायनेमिक फंक्शन यानी ऊष्मागतिकी फलन। अब क्या होती है? ऊष्मागतिकी राशियों में परिवर्तन। ऊष्मागतिक राशियों में परिवर्तन ऊष्मागतिकी फलन कहलाता है। यदि कोई ऊष्मागतिक राशियां ऊष्मागतिकी चर का फलन है तो ऊष्मागतिकी फलन कहलाता है। सर बात समझ में आई नहीं? कोई बात नहीं, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। चेंज इन थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, चेंज इन थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक फंक्शन इफ एनी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी इज द फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। पहले बात आती है कि सर थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी क्या होती है। मैंने ये करवाया हुआ है, कमेंट सेक्शन में मुझे ऊष्मागतिकी राशियां लिख करके बताओ। तुम कहो कि सर ये क्या होता है? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, थर्मोडायनेमिक फंक्शन। बच्चों ये सारे के सारे पैरामीटर्स हैं, सारी की सारी क्या चीज़ें हैं? ये एक प्रकार की टर्म्स हैं, थर्मोडायनेमिक टर्म्स होती हैं, जिनका मतलब हम एक एक करके सीख रहे हैं। सबसे पहले हमने सीखा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या काम आते हैं? किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। मुझे अपने रूम को डिफाइन करना है तो मैं बोलूंगा ये रूम इतने बाई इतने का है, मतलब मैं उसकी लेंथ बता रहा हूं, उसकी विड्थ बता रहा हूं। किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए जो भी वेरिएबल्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, चाहिए होते हैं, उसको बोलते हैं वेरिएबल्स, है ना। अगर वेरिएबल्स में चेंज आ जाए, अगर वेरिएबल्स में चेंज आ जाए, वो क्वांटिटी, वो राशियां, ऊष्मागतिक राशियां, वो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी विच इज डिपेंड अपॉन द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है। मैं बात करता हूं अपने रूम की, मैं बात करता हूं अपने रूम की, बात करता हूं सबसे पहले बच्चों। एक मैं अपने रूम को क्या क्या लेके चल रहा हूं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम मान के चल रहा हूं। मेरा रूम है, मैं इसकी स्टडी कर रहा हूं। इस रूम का कुछ ना कुछ प्रेशर है P, कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, कुछ ना कुछ इसका टेम्परेचर है ना। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये बार बार बदलते रहेंगे, बार बार चेंज होते रहेंगे, इसलिए इन्हें वेरिएबल्स बोलते हैं। जो मेरे रूम को, जिसको मैंने स्टडी करने के लिए, जिसका मैंने सिलेक्शन किया है, जिसको बोलेंगे अपने थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ऊष्मागतिकी तंत्र बोलेंगे, उसमें 3 प्रकार के वेरिएबल्स काम कर रहे हैं: प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब बात आती है सर क्वांटिटी को आप कैसे डिफाइन करोगे? मैं एक क्वांटिटी मैं लेता हूँ जिसका नाम है इंटरनल एनर्जी। क्या नाम है? इंटरनल एनर्जी। अब ये इंटरनल एनर्जी होती क्या है? सिंपल वे में बता रहा हूँ। इंटरनल एनर्जी को E या U से रिप्रेजेंट करते हैं, E या U से, कैपिटल E या U कैपिटल। अब बात करते हैं सर इंटरनल एनर्जी क्या होती है। अगर मैं कॉमन लैंग्वेज बोलूँ, मेरे रूम के अंदर बेंच पड़े हैं,
ठीक है, और टेबल लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, और मैं आपको बोल करके पढ़ा रहा हूँ, तो एयर पार्टिकल्स भी हैं इसके अंदर। तो आपको बताया कि जो एयर पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। जितने भी बेंच पड़े हैं उसको क्या बोलूँगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब मेरी काइनेटिक एनर्जी यूज हो रही है। ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ द रूम, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ द रूम, यदि उसको आप समअप कर दोगे, उसको मगअप कर दोगे, उसको जोड़ दोगे, सारी ऊर्जाओं को जोड़ दोगे, जो एनर्जी आएगी उसको इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। मैं पहले बोल रहा हूँ ये आंतरिक ऊर्जा की कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, जब इंटरनल एनर्जी टॉपिक आएगा तब इसकी कंप्लीट डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये हम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझ रहे हैं कि व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी ये बताओ कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। टेम्परेचर को मैं जितना ज़्यादा बढ़ा मैं इंक्रीज कर दूंगा, हो सकता है मैं आपको पढ़ा ही ना सकूं, है ना। मैं आपको बोल करके पढ़ा ही ना सकूं, मैं लिख करके आपको समझा ही ना सकूं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। इसका मतलब मेरी काइनेटिक एनर्जी डिस्टर्ब होगी। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ द रूम, ऑफ द सिस्टम क्या होगी, चेंज हो रही है। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स पे। इन्हीं इंटरनल एनर्जी को, आंतरिक ऊर्जा को थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी कहते हैं, उष्मागतिक राशियां कहते हैं। बच्चों बात समझ में आई? ये होती हैं उष्मागतिक राशियां जो डिपेंड अपॉन द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, विच इज डिपेंड अपॉन द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, जो उष्मागतिक चरों पर निर्भर करती है, उन्हें क्या बोलते हैं, अपने उष्मागतिक राशियां कहते हैं। टोटल 4 प्रकार की हमने की थी। पहली कौन सी है? इंटरनल एनर्जी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई या कैपिटल यू। दूसरी एंट्रोपी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, जिसे एस से प्रदर्शित किया जाता है ना। उसके बाद एंथैल्पी, जिसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एच। फोर्थ वन गिव्स फ्री एनर्जी। ये टोटल मेनली बेसिकली 4 क्वांटिटी थर्मोडायनेमिक्स में आती है, जिसको हमें डिफाइन करना होता है, विच इज डिपेंड अपॉन द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। चलते हैं बच्चों आगे। अब हमारा टॉपिक क्या था, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। मैंने पुरानी बातें सारी इससे कोरिलेट कर रहा हूँ, इससे सह संबंधित कर रहा हूँ कि चेंज इन थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। पहले हमने क्या देखा कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी। क्वांटिटी वो होती है जो उष्मागतिकी चरों पर निर्भर करती है। हमें पता है उष्मागतिक चर क्या होते हैं, है ना। तो क्वांटिटी जो है अगर उसमें ही चेंज आ जाए तब वो थर्मोडायनेमिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है ना। उष्मागतिक राशियों में जब परिवर्तन आता है तो वह उष्मागतिक फलन में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। बच्चों बात समझ में आई? बच्चों बात समझ में आई? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। कोई डाउट हो तो पूछो अभी। तो बच्चों बात समझ में आई ना कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स का फंक्शन है। अगर वो फंक्शन करेंगे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स तो क्वांटिटी में भी चेंज आएगा, डिपेंड होगी, वो डिपेंड है। चलो बच्चों आगे चलते हैं। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी। अब बात आती है, मैंने आपको बताया कि थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी जो होती है बेसिकली 4 टाइप्स की होती है। ई इंटरनल एनर्जी, एच एंथैल्पी, और जी गिव्स फ्री एनर्जी, और एस एंट्रोपी। टोटल 4 थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है। जैसे ही इनमें चेंज आएगा तो क्या हो जाएगा, चेंज को अपने डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा ई। पहले मान लो कि उसकी इंटरनल एनर्जी थी किसी भी सिस्टम की E1 थी। E1 से कितनी होगी, E1 से E2 होगी, E1 से E2 होगी। मुझे चेंज निकालना है तो मैं इनिशियल अवस्था यानी प्रारंभिक अवस्था, इनिशियल स्टेज की इंटरनल एनर्जी और फाइनल स्टेज की इंटरनल एनर्जी यानी अंतिम अवस्था की आंतरिक ऊर्जा में से माइनस करूंगा प्रारंभिक अवस्था वाली आंतरिक ऊर्जा को, तो चेंज आ जाएगा। पहले मान लो उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी थी, 10 थी, 10 जूल। बाद में कितनी होगी, 20 जूल। मुझे डिफरेंस निकालना है, बताओ कितना आएगा, 20 माइनस 10 जूल। तो ये चेंज है वेरिएबल्स में। जैसे वेरिएबल्स को चेंज किया तो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी चेंज होगी। थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी जैसे ही चेंज हुई वो थर्मोडायनेमिक फंक्शन बन गई, उष्मागतिकी फलन बन गई। समझाइए बच्चों बात? ये होती है उष्मागतिकी फलन, ये होता है थर्मोडायनेमिक फलन यानी फंक्शन। तो जैसे ही चेंज आएगा किसमें, इंटरनल एनर्जी में, तो उसको बोलेंगे डेल्टा आई। एंथैल्पी में चेंज आएगा तो उसको बोलेंगे डेल्टा एच, और डेल्टा जी और डेल्टा एस। जी में चेंज,
चेंज इन जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा जी क्या है? एक प्रकार का फलन है, एक प्रकार का जैसे टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक फंक्शन। अब बात आती है सर ये डब्ल्यू और क्यू क्या लिखा है आपने? बच्चों वर्क डन और क्यू, वर्क का मतलब क्या होता है? डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? वर्क डन यानी किया गया कार्य, और कार्य में हमेशा, कार्य में परिवर्तन को हमेशा कार्य के रूप में ही लिखा जाता है। वर्क डन को वर्क डन ही बोला जाता है, चाहे वर्क में कितना मर्जी, चाहे आप जितना ज़्यादा काम कर रहे हो, चाहे आप जितना कम काम कर रहे हो, वर्क डन को वर्क डन ही बोला जाता है। इसके आगे कभी डेल्टा नहीं लगाते केमिस्ट्री में। बच्चों बात समझ में आई कि डब्ल्यू जो है ना वो वर्क डन ही वर्क डन बोला जाता है। वर्क डन भी एक क्वांटिटी है, ये दो अनदर टाइप्स ऑफ क्वांटिटी है थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी। चार तो हमने ये पढ़ ली, दो अलग प्रकार की थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है। ये डिफरेंट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है जिसमें परिवर्तन करने पर भी वो डब्ल्यू ही रहता है, और हीट ऑफ एक्सचेंज भी क्या रहता है? कभी भी ये नहीं बोलते ऊष्मा में परिवर्तन, हमेशा क्या बोलते हैं? स्मॉल क्यू का मतलब क्या है? हीट ऑफ एक्सचेंज, ऊष्मा का आदान प्रदान वातावरण से, हीट ऑफ एक्सचेंज विद सराउंडिंग विद एनवायरमेंट, यानी ऊष्मा का विनिमय वातावरण के साथ, उसको बोलते हैं क्यू। तो क्यू का मतलब ही क्या है? हीट ऑफ एक्सचेंज। कभी भी चेंज इन हीट नहीं बोलते, कभी भी डेल्टा नहीं लगाते, डब्ल्यू के आगे भी डेल्टा नहीं लगाते। तुमको सर हमने फिजिक्स में लगाया तो फिजिक्स में लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री में जो हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स यहाँ नहीं लगाते बच्चों, पहले बोल रहा हूँ। वर्क डन को वर्क डन ही लिखते हैं, डब्ल्यू लिखते हैं, और स्मॉल क्यू जिसको बोलते हैं हीट ऑफ एक्सचेंज, उसका मतलब ही क्या है? हीट एक्सचेंज, हीट ऑफ एक्सचेंज विद सराउंडिंग विद एनवायरमेंट, तो उसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, कोई डेल्टा नहीं लगाते। तो ये भी एक प्रकार का थर्मोडायनेमिक फंक्शन है। तो टोटल कितने काइंड्स आ गए, कितने टाइप्स आ गए थर्मोडायनेमिक फंक्शंस के? टोटल 6 आ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा ई, सेकंड वन डेल्टा एच, थर्ड वन डेल्टा जी, फोर्थ वन डेल्टा एस, और फिफ्थ वन डब्ल्यू वर्क डन, और क्यू का मतलब क्या होता है? हीट ऑफ एक्सचेंज। टोटल 6 थर्मोडायनेमिक फंक्शंस होते हैं। बच्चों बात समझ में आई? और वर्क और हीट को लेकर के कंफ्यूज मत होना, ये भी एक प्रकार की थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, अनदर टाइप्स की थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है। जो ये 4 तो बेसिक क्वांटिटी है और ये दो अलग प्रकार की क्वांटिटी है। टोटल 6 प्रकार की थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी होती है, और 6 की 6 थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी में जैसे ही चेंज आता है तो वो थर्मोडायनेमिक फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाती है। 4 के आगे डेल्टा लगता है और 2 के आगे डेल्टा नहीं लगता, उसके चेंज को ही अपने ये बोलते हैं वर्क डन का मतलब उसमें कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। इसके अंडरस्टूड है इस बात को देख करके और इस बात को देख करके। ये क्वेश्चन आता होता है एग्जाम में हर बार कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, व्हाट इज टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, एक्सप्लेन इट, इसकी व्याख्या कीजिए, ऊष्मागतिक फलन क्या होते हैं, परिभाषा लिखिए। ओके, तो ये 6 होते हैं। चलो बच्चों आगे चलते हैं। बच्चों थर्मोडायनेमिक फंक्शंस को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है टू कैटेगरीज में। ऊष्मागतिक फलन को आगे 2 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं, एक तो है स्टेट फंक्शन, एक है पाथ फंक्शन। ठीक है, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस आर फर्दर कैटेगराइज्ड इन 2 कैटेगरीज। कौन कौन सी टू कैटेगरीज में इसको डिफाइन किया है? स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। अगर हिंदी में बोले तो उसका नाम क्या होगा? अवस्था फलन और पथ फलन। क्या नाम होगा? अवस्था फलन और पथ फलन। नोट कर लो बच्चों इसको स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जो हम 6 टाइप्स के थर्मोडायनेमिक फंक्शन पीछे पढ़ के आए ना, उन्हीं को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आगे जाकर देखते हैं अपने, पहले इसको नोट कर लो फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लो। लो भी, अब आती है बात स्टेट फंक्शन। व्हाट इज स्टेट फंक्शन? पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर आपको डिफाइन करते हैं। स्टेट फंक्शंस आर दोज फंक्शंस विच ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो डिपेंड करते हैं ओनली इनिशियल और फाइनल कंडीशंस पे, जो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं। किसी भी तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं। उसके बीच के रास्ते, बीच के पथ पर निर्भर नहीं करते हैं, बीच के पाथ पर निर्भर नहीं करते हैं। किसी भी पाथ से उसने काम किया हो उस पर डिपेंड नहीं करते हैं।
समझ आइए बच्चों बात। स्टेट फंक्शंस आर दोज फंक्शंस विच ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। बीच के रास्ते पे डिपेंड नहीं करते, बीच के पाथ पे डिपेंड नहीं करते, डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ। स्टेट फंक्शन की तुम एक डेफिनेशन और लिख सकते हो, स्टेट फंक्शंस आर दोज फंक्शंस डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ, ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द फंक्शन। वे फलन जो केवल तंत्र की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं अवस्था फलन कहलाते हैं। जो कि पथ पर निर्भर नहीं करते उसको अवस्था फलन बोलते हैं, जो कि पथ पर निर्भर नहीं करते उसको बोलते हैं अवस्था फलन। अभी तुम्हें एग्जांपल दूंगा बढ़िया, आगे चलते हैं। पाथ फंक्शन, पथ फलन। Path functions are those functions which also depend upon path carried out by system between two stages। उसने किस तरीके को पाथ को carried out किया है, किस पाथ से आया है वो। समझ आइए बच्चों बात। किसी भी सिस्टम की, है ना, कोई भी सिस्टम है उसका पाथ पर डिपेंड कर रहा है वो। कोई भी सिस्टम है उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो सिस्टम सिर्फ और सिर्फ पाथ पर डिपेंड कर रहा है, तो उस क्वांटिटी को, उस फंक्शंस को पाथ फंक्शन बोलेंगे। वो फंक्शन जो केवल और केवल पाथ पर डिपेंड करता है। पाथ का मतलब होता है पथ, मतलब रास्ता, मतलब मैनर, मतलब वे, मतलब तरीका। किस तरीके से वो आया है, किस तरीके से उसने काम किया है, वो पाथ। समझ आइए बच्चों बात। वो होता है पाथ फंक्शन, उस पर डिपेंड करता है। वे फलन जो केवल दो चरणों के बीच तंत्र द्वारा किए गए या तंत्र द्वारा किया गया पाथ या पथ पर निर्भर करता है उसको पथ फलन कहते हैं। ये प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था, तंत्र की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करते। ये लाइन भी सब ऐड कर लो। सिस्टम की इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डजंट डिपेंड अपॉन द इनिशियल स्टेट्स एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, डिपेंड नहीं करते। उसको बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं अपने, है ना, एक एग्जांपल लेते हैं। आपने क्या किया, आप अपने घर से आ रहे हो, ठीक है, कहाँ से आ रहे हो, घर से आ रहे हो जैंग कॉलेज के लिए, जैंग कॉलेज में पढ़ने के लिए। मुझे ये बताओ, मैंने एक बच्चे से पूछा कि आपके घर से जैंग कॉलेज की डिस्टेंस क्या है, तो जो कहते हैं जी 4 किलोमीटर है। मैंने कल दोबारा पूछा तो क्या डिस्टेंस चेंज हो जाएगी क्या? डिस्टेंस बताओ, क्या डिस्टेंस जैंग कॉलेज से उसकी घर की तरफ डिस्टेंस चेंज हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना चेंज। मैंने परसों फिर पूछा, वो फिर बोला या बोली, कहते सर 4 किलोमीटर। फिर पूछा, कहते 4 किलोमीटर। ऐसा कभी होगा क्या कि दुनिया घूम गई और कहते नहीं सर आज तो डिस्टेंस 5 किलोमीटर होगी? तो डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगी। डिस्टेंस का मतलब क्या है मेरा? डिस्टेंस से मतलब है मेरा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता जो आपके जैंग कॉलेज से लेकर के घर तक का रास्ता तय करता है। सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे शॉर्टकट रास्ता, जिसको अपने अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में बोले तो वो उसको क्या बोलेंगे? मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ डिस्टेंस वर्ड यूज नहीं होगा, तो वहाँ कौन सा वर्ड यूज होगा? बताओ बच्चों कमेंट सेक्शन में लिख करके। सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, जो सीधा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता, क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बोलते हैं उसको। पर अपना वो मैटर नहीं है, अपने सीधी बात कर रहे हैं, अपने नॉर्मल वे में बात कर रहे हैं। मैंने पूछा कि आपकी घर से कॉलेज की तरफ डिस्टेंस क्या है, तो वो 4 किलोमीटर रहेगी ना। इसका मतलब हमने इनिशियल और फाइनल कंडीशन को देखा, उसको मेजरमेंट किया और दूरी मापी और डिस्टेंस का मेजरमेंट किया और डिस्टेंस बता दी। बच्चों बात समझ में आई ना? तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, ओनली डिपेंड कर रही है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। सबसे शॉर्टेस्ट वे ऑफ द कॉलेज, डिस्टेंस बिटवीन कॉलेज एंड हाउस, आपका हाउस, घर से कॉलेज की दूरी हमेशा इक्वल रहेगी, सेम रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता है ये चीज़। समझ आई बच्चों बात? इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो डी, आप घर से चल कर के आए तो डी में चेंज आ गया, तो वहाँ क्या लगा दिया आपने?
डेल्टा डी लगा दिया, हालांकि डेल्टा डी यहाँ लिखना नहीं है आपने, तो D1 से D2 की तरफ आए, है ना, D1 से D2, तो जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर कर रहा है, इसके बीच की दूरी पर निर्भर कर रहा है। यानी आपने देखा कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, वो डिपेंड कर रहा है। आपने D2 में से D1 को माइनस किया और मेजरमेंट आ गया। आप घर से चले तो ये दूरी थी, यहाँ आकर के आपने मेजरमेंट की तो इनके बीच की दूरी आ गई, और ये बन गया आपका स्टेट फंक्शन, जो ओनली डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल कंडीशंस पे, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे निर्भर करता है। बच्चों बात समझ में आई? बच्चों बात समझ में आई? अब हुआ क्या, ये कहते कि ना, मम्मी कहती कि बेटा तू जा ही रही है कॉलेज, या कॉलेज जा ही रहा है, तो एक काम करना, मेरी यहाँ से दवाई लेते आना मेडिसिन से। तो मैं तो, हमारा तो जो डिस्टेंस है कॉलेज का, ये थी डिस्टेंस। अब मम्मी कहती थी कि दवाई लेके आना, मम्मी की बात माननी पड़ेगी, नहीं तो मम्मी चांटा मारेगी। हमें मम्मी की बात माननी पड़ेगी, तो हम क्या किए, जो पहले जिस रास्ते से कॉलेज आते थे, हमने रास्ता बदल करके हम किस रास्ते से आ रहे हैं, इस रास्ते से आ रहे हैं। अब हमने रास्ता चेंज कर दिया, रास्ता चेंज कर दिया हमने। यहाँ आपकी डिस्टेंस थी 4 किलोमीटर, यहाँ डिस्टेंस हो गया आपकी 5 किलोमीटर। मुझे बताओ बच्चों, आपने कहाँ ज़्यादा आपकी एनर्जी यूज हुई, कहाँ एनर्जी आपकी ज़्यादा लगी, 4 किलोमीटर वाले में या 5 किलोमीटर वाले में? फिर एक दिन मम्मी बोली कि बेटा एक काम करना, एक ना वहाँ मंदिर आएगा, हनुमान जी का, बालाजी धाम वाला मंदिर आएगा, तो वहाँ आप मत्था भी टेकते जाना, ताकि आपका दिन अच्छा जाए, आपका एग्ज़ाम अच्छे हो और आपको भगवान सद्बुद्धि दे। मम्मी ने बोला, तो वो कहती मैं बेटा ठीक है, मैं मंदिर जाऊंगी मम्मी, ठीक है जाऊंगी। मैं मंदिर गई, तो मंदिर से वाया मंदिर होके गई, तो डिस्टेंस क्या बन गई, 6 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रैवल की है, जो मैं बात कर रहा हूँ डिस्टेंस ट्रैवल की बात कर रहा हूँ, ट्रैवलिंग बढ़ गई उसकी। डिस्टेंस की बात करें तो ओनली 4 किलोमीटर ही है, घर से लेकर के जैन कॉलेज की जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर ही है। लेकिन जब डिस्टेंस ट्रैवल की बात आई तो मम्मी ने बोला कि मेडिसिन की शॉप से होकर के आना, मम्मी ने बोला कि मंदिर जाना, अगले दिन बोली ये बात, ये तो डिस्टेंस ट्रैवलिंग इंक्रीज होगी, बढ़ गई, है ना। तो मुझे ये बताओ कि सबसे ज़्यादा एनर्जी आपकी कहाँ लगी, मंदिर जाकर के कॉलेज आने में, मेडिसिन शॉप पर जाकर कॉलेज आने में, या सीधा घर से निकले और सीधा कॉलेज पहुंच गए? कहाँ ज़्यादा एनर्जी लगी आपकी? बिल्कुल शाबाश, जब आप मंदिर से, घर से मंदिर की तरफ गए, मंदिर से कॉलेज की तरफ आए, तो आपकी एनर्जी ज़्यादा लगी, आपकी हीट ज़्यादा लगी, आपकी उष्मा ज़्यादा लगी, हीट ऑफ एक्सचेंज, उष्मा का विनिमय ज़्यादा हुआ, मतलब आपने ज़्यादा कार्य किया। बच्चों बात समझ में आ रही है? आपने कार्य ज़्यादा कहाँ किया, कहाँ ज़्यादा कार्य किया? सर मैंने कार्य किया जब मैं घर से निकला या निकली, तो मंदिर से होकर के जब मैं कॉलेज पहुँचा या पहुँची, तब मेरे को ज़्यादा कार्य करना पड़ा, ज़्यादा हीट लगानी पड़ी, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ी। तो बात समझ में आ रही है? ये चीज़ें पाथ पर डिपेंड कर रही हैं। कौन? हीट ऑफ एक्सचेंज, उष्मा का विनिमय ज़्यादा कहाँ हुआ, पाथ पे डिपेंड करता है। आप घर से वाया बस आ रहे हो, वाया व्हीकल आ रहे हो, एक बच्ची पैदल आ रही है, तो किसकी ज़्यादा एनर्जी यूज होगी? जो पैदल आ रही है। इसका मतलब वो पाथ पे डिपेंड करती है, मैनर पे डिपेंड करती है, ये रास्ते पे डिपेंड करती है, तरीके पे डिपेंड करती है, वो किस तरीके से आई है, किस तरीके से आया है वो, व्हाट इज ऑफ मैनर, व्हाट इज ऑफ वे, रास्ता। जो चीज़ें पाथ पे डिपेंड करे उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन। और नो डाउट चेंज आ रहा है, हीट में भी चेंज आएगा, वर्क में भी चेंज आएगा। वर्क आपने ज़्यादा किया है यहाँ पर, वर्क डन, तो उसके आपके डेल्टा लगाएंगे, बस वर्क डन किया जी, बहुत ज़्यादा किया वर्क, तो W1 W2 में से W1 को माइनस करेंगे तो आएगा वही वर्क डन ही आएगा कि इतना वर्क डन किया है, इतना हीट ऑफ एक्सचेंज हुआ है। Q1 से Q2, तो Q2 से Q2 को माइनस करेंगे Q1 से, तो आएगा क्या, Q आएगा, डेल्टा लगाएंगे। तो इसका मतलब हमें ये बात समझ में आ गई कि वो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी जो पाथ पे डिपेंड करती है वो सिर्फ दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है वर्क, एक होता है हीट, कार्य। और उष्मा जो होती है वो पाथ पर डिपेंड करती है, पथ पर निर्भर करती है कि आप किस तरीके से घूम के आए हो। समझ आइए बच्चों बात। और ये सारी क्वांटिटी जो हैं, ये जो सारी क्वांटिटी हैं ये डिपेंड करती है किस पे? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स पे। इसके बीच का पाथ पे कोई मतलब नहीं है इसका। डिस्टेंस आपकी जैंगटोड़ा से हमेशा वो 4 किलोमीटर ही रहेगी। तुम कहो सर डिस्टेंस तो 5 किलोमीटर होती है, मैं वाया मंदिर घूम के आ रही हूँ। नहीं, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ देखा जाता है, उसी को डिस्टेंस बोलते हैं।
ठीक है ना। तो समझ में आई बच्चों बात, ये होता है स्टेट फंक्शन है पाथ फंक्शन। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिख करके आना है, जो केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं। तो ये स्टेट फंक्शन हुआ, ये पाथ फंक्शन हुआ। तो स्टेट फंक्शन टोटल 4 टाइप्स के होते हैं, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मेरी इंटरनल एनर्जी पहले क्या थी, E1 थी, बाद में क्या होगी, E2 होगी, जो डिपेंड कर रही है सिर्फ इनिशियल और फाइनल, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे। तो मैं इसका डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, E2 माइनस E1, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा E। समझ में आई बच्चों बात, ये होता है। तो डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ये डेल्टा E है। अगर डेल्टा H को डिफाइन करें, तुम ये भी नोट कर लेना बच्चों, एक पेज लगाना जब ये नोट्स बनाओगे तो उसमें ये बात भी ऐड करना, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1, और डेल्टा G इज इक्वल टू G2 माइनस G1, डेल्टा S इज इक्वल टू S2 माइनस S1। ये डिफरेंस है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। और जो हमने वो पढ़े हैं वो सिर्फ 2 ही ऐसे फंक्शंस हैं जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। तो याद रखना बच्चों, व्हाट इज पाथ फंक्शन, पथ फलन क्या है डिफाइन कर दोगे, अवस्था फलन क्या है डिफाइन कर दोगे, इस तरीके से डिफाइन करना है बच्चों आपको। और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो एग्जांपल भी आप समझा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये हम थर्मोडायनेमिक्स टर्म कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, ये सारी थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स हैं जो थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए जरूरी होती हैं, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को स्टडी करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये हमारा आज का 9 लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल मिलते हैं और न्यू टॉपिक करेंगे। बच्चों चिंता मत करना किसी बात को लेकर के। एक क्लास अपने संडे को भी लेने जा रहे हैं, संडे को बड़ी क्लास होगी बच्चों, संडे को सारों ने आना है बच्चों, संडे को क्लास लेंगे अपनी, क्योंकि एक क्लास अपनी मिस होगी, उस क्लास को मिस ना हो तो संडे को अपनी क्लास लेंगे। संडे को टाइम अपने मैं आपको बता दूंगा और संडे को अपने क्लास लगानी है। जो बच्चे 9 बजे क्लास नहीं लगा पाए आज, वो 12:20 पे क्लास लगाएंगे। जो बच्चे 9 बजे और 12:20 पे भी नहीं आ पाए, वो शाम को क्लास पूरी करेंगे, नोट्स बनाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बच्चों, मिलते हैं फिर।